बजट सेशन बड़ा अहम है। हालांकि 1000 करोड़ तो कम हुआ इस साल हमें जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन बीजेपी किस तरह से कंट्रीब्यूट चाहेगी कि जम्मू के अंदर आपको 28 जो है एमएलए मिले हैं, तो किस तरह से जम्मू की जनता की आवाज़ और क्या कुछ जो है जम्मू की जनता को मिला। सबका विकास और सबका प्रयास। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, लॉपसाइडेड ग्रोथ एनकरेज करने वाली पॉलिसीज ना हो, बजटरी एलोकेशन इक्विटेबल हो, रीजनेबल हो, जम्मू को अपना हक मिले, कश्मीर को अपना हक मिले, बराबरी का हक मिले सभी को। इसी दिशा में, इसी चीज़ को लेके आगे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहेगी कि ये जम्मू के लिए ये चीज़ हमें चाहिए। जिस तरह इस समय क्राइम जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है और डीसी का ऑर्डर आया कि पूरे आप एस्टैब्लिशमेंट है, शॉप एस्टैब्लिशमेंट, वहाँ पे सीसीटीवी लगाएं। लेकिन जनता से जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं सरकार को इस पर कोई ना कोई बजट निकालना चाहिए कि हर एक शॉप एस्टैब्लिशमेंट में या जम्मू को पूरा सीसीटीवी बनाने की कोई कोशिश की जाए। भारतीय जनता पार्टी खास तरीके से इस विषय को बहुत गंभीरता से समय ले रही है कि पिछले 70 वर्षों से नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, उनकी सरकारें हो, इन्होंने जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव किया है। तो इक्विटेबल डेवलपमेंट को लेके हमारे जो विधायक हैं वो कटिबद्ध रहेंगे वहाँ पे और क्रमबद्ध तरीके से इनके ऐसे एडवेंचर्स को एक्सपोज करेंगे, उस पर डिबेट भी करेंगे, हेल्दी डिस्कशन भी करेंगे, जो किसी ना किसी तरीके से जम्मू खित्ते को खासकर अंदर से कमजोर करने का प्रयास काफ़ी करेंगे। के कुछ एमएलएज ने बिल दिया है शराब के बैन को लेकर, और जो पब्लिक लैंड को जो है मालिकाना हक देने की जो बात की जा रही है, स्टेट लैंड जिसमें आ जाती हैं, एग्रीकल्चर लैंड आ जाती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 370 को लेकर, स्पेशल स्टेटस को लेकर एक बार फिर जो है वो मुद्दा कहीं ना कहीं असेंबली में उठेगा। पिछली बार देखा हमने काफ़ी मुद्दा उठा था और बड़ा झड़प का माहौल देखा, तो और जनता की बात कुछ हो नहीं पाई। प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना हर एक एमएलए का अधिकार है, वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ये होगी जनता के जो असल मुद्दे हैं, जिन मुद्दों से जनता त्रस्त है, जिसका रेजोल्यूशन जनता काफ़ी समय से चाह रही है, उस पर डिबेट ना हो और नए मुद्दे इंट्रोड्यूस कर दिए जाए, तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सबसे मीडिया बंधुओं को सबसे पहले पीडीपी के प्रवक्ताओं और नेताओं से ये पूछना चाहिए कि मरहूम मुफ्ती साहब के, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब के बहुत करीबी मित्र दुलत साहब रहे, जिन्होंने कश्मीर में इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत काम किया, रॉ के सारे वो चीफ वगैरह रहे। उन्होंने तो कहा कि मुफ्ती साहब को ब्लैक लेबल बिस्की मेरी बड़ी पसंद लगती थी। तो देखिए, दिखाने के दांत और खाने की ओर, मुझे लगता है कि पहले उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी पे भी आपको सवाल पूछने चाहिए। मतलब वो डोमिनेंट या डिस्क्रिमिनेशन उन जम्मू वालों ने, उन्होंने उस बिल में भी की कि जम्मू वाले जितनी शराब पीती हैं पीते रहें, हिंदू जितने मर्जी शराब पिए, मुस्लिम शराब ना पिए, कश्मीर के अंदर शराब। तो मैंने यही कहा कि दिखाने के दांत और हैं और खाने के और हैं। पिछले 70 वर्षों में आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कितने समय तक, लंबे समय तक सरकार में रहे, तो उस समय उनकी क्या नीतियाँ नहीं। अब मैंने यही कहा कि ये केवल ध्यान भटकाने की राजनीति है। बीजेपी की और एनसी की कुछ नज़दीकियों की बात भी जो वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा उछली जा रही है। मुझे लगता है वो केवल रूमर्स हैं और सोशल मीडिया की बात सोशल मीडिया तक ही है। अव्वल का असलियत कुछ नहीं है। जब इसमें कुछ असलियत नहीं है, जब तक आधिकारिक तौर पे कोई फैसला नहीं होता, रूमर्स हर जगह से उठती हैं, एक बहाना बना के, दूसरा बहाना बना के, इसलिए नहीं हो सकता। उस वो तो एक ही बहाना कह रहे हैं, वो कह रहे हैं स्टेटहुड दे दे, हम सब कुछ कर लेंगे। देखिए, ये तो फिर बहाना है ना। तो वो तो वादा भी तो केंद्र सरकार ने किया हुआ। देखिए, वो एक डिफरेंट चीज़ है। जो उन्होंने वादे किए थे, उनका निर्वहन करने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए उनको स्टेटहुड की आवश्यकता नहीं है। आप मानते हैं बिना स्टेटहुड के भी कर सकते हैं, ये बहानेबाजी करते हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, जो बीजेपी ये गिनाती है कि हम 10 साल हो गए, हमने बड़ी डेवलपमेंट की, हमने पत्थरबाजी बंद किया, आतंकवाद बंद किया, हमने डेवलपमेंट स्ट्रक्चर जो है जम्मू से लेकर कश्मीर तक, अब तो कश्मीर में ट्रेन भी चलेगी। देखिए, इससे ज़्यादा हालात, इससे ज़्यादा अच्छे हालात क्या हो सकते हैं? नॉर्मल पाकिस्तान की बात करूँ तो हॉस्टिलिटी यहाँ पे रखती है। आप जानते हैं कि जो अलगाववाद की यहाँ पे पूरी मूवमेंट है, वो पाकिस्तान आपको लगता है कश्मीर में जो बचा हुआ है, आपको कश्मीर में अलगाववाद बचा हुआ है, इस्लामिक सोच वो बची हुई है जिसको आप रेडिकलाइजेशन का नाम देते हैं। क्या आपको लगता है आज भी तिरंगा जो लाल चौक पे लहराता है, जो मुस्लिम्स की एक बड़ी, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है, कई सालों बाद बारामूला में पटाखे जो हैं वो रात को चले हैं, आपको लगता है आज भी कश्मीर के लोग, कश्मीर के युवा आज भी उसी सोच के साथ लगे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे? देखिए, ये सवाल गलत है। करना पड़ेगा। आपने कहा 10 साल में ये सब चीज़ें कर दी, हम मान लेते हैं 10 साल और आगे लेने, लेकिन जो यूटी के कानून जो हैं, जो दिल्ली केंद्र सरकार बाकी यूटीज में जो देती है, वो जम्मू कश्मीर में नहीं मिल पाते। वो कौन सा कानून नहीं मिल पाता? आप डेली वेजर की, मिनिमम वेजेस के एक्ट की अगर लेकर चल रहे हैं, डेली वेजर 600 रुपये लेते हैं दिल्ली, जम्मू से बाहर, लेकिन जम्मू में 300 लेते हैं। नमस्कार, मेरे साथ इस समय बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं अंकुर शर्मा जी हैं। आज बजट को लेकर चर्चा हुई थी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो हैं वो यहाँ पर आए थे। क्या कुछ 3 मार्च को जो बजट लगने वाली है, बीजेपी उसमें जो है वो क्या योगदान देने वाली है, जम्मू कश्मीर के जनता के लिए क्या क्या आवाज़ें बजट सेशन में जो है अंकुर जी उठेंगे। बजट सेशन बड़ा अहम है। हालांकि 1000 करोड़ तो कम हुआ इस साल हमें जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन बीजेपी किस तरह से कंट्रीब्यूट चाहेगी कि जम्मू के अंदर आपको 28 जो है एमएलए मिले हैं, तो किस तरह से जम्मू की जनता की आवाज़ और क्या कुछ जो है जम्मू की जनता को मिलेगा? देखिए, आप जानते हैं कि पिछले 70 वर्षों का अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इन सरकारों का इतिहास देख लें, तो वो जम्मू के विरुद्ध, जम्मू के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इंट्रोड्यूस करने वाला इतिहास रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, लॉपसाइडेड ग्रोथ एनकरेज करने वाली पॉलिसीज़ ना हो, बजटरी एलोकेशन इक्विटेबल हो, रीजनेबल हो, जम्मू को अपना हक मिले, कश्मीर को अपना हक मिले, बराबरी का हक मिले सभी को। इसी दिशा में, इसी चीज़ को लेके आगे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहेगी कि इस चीज़ को वो गार्ड करें। और बजट में
पुनः नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कुछ डिसाइड किया है किन वर्गों को पकड़कर जो है बीजेपी जो है बजट सेशन में कोई अपनी मांग रखेगी कि ये जम्मू के लिए ये चीज़ हमें चाहिए, जिस तरह इस समय क्राइम जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है और डीसी का ऑर्डर आया है कि पूरे आप एस्टैब्लिशमेंट है, शॉप एस्टैब्लिशमेंट, वहाँ पे सीसीटीवी लगाएं। लेकिन जनता से जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं सरकार को इस पर कोई ना कोई बजट निकालना चाहिए कि हर एक शॉप एस्टैब्लिशमेंट में या जम्मू को पूरा सीसीटीवी बनाने की कोई कोशिश की जाए। देखिए ऐसा है कि जो बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहती है वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट रहता है, जो सरकार का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है और जिसको तब तक पब्लिक नहीं किया जाता और ना किया जा सकता है जब तक वो लेजिस्लेचर के पटल पे ना रखा जाए। तो बजट नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रिपेयर करना है, यहाँ की सरकार को प्रिपेयर करना है और लेजिस्लेचर में पेश करना है। बजट में जिन जिन वर्गों से के हितों को ध्यान में नहीं रखा होगा, हर एक वर्ग के बारे में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उस विषय पे बात रखेंगे, वो चाहे डेली वेजर्स की बात हो, चाहे गिग वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है उनकी बात हो। और भारतीय जनता पार्टी खास तरीके से इस विषय को बहुत गंभीरता से इस समय ले रही है कि पिछले 70 वर्षों से नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, उनकी सरकारें हों, इन्होंने जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव किया है। तो इक्विटेबल डेवलपमेंट को लेके हमारे जो विधायक हैं वो कटिबद्ध रहेंगे वहाँ पे और क्रमबद्ध तरीके से इनके ऐसे एडवेंचर्स को एक्सपोज करेंगे, उस पर डिबेट भी करेंगे, हेल्दी डिस्कशन भी करेंगे, जो किसी ना किसी तरीके से जम्मू खित्ते को खासकर अंदर से कमजोर करने का प्रयास करते हैं। साथ ही क्योंकि जो कुछ बिल आए हैं पीडीपी के, कुछ एमएलएज ने बिल दिया है शराब के बैन को लेकर और जो पब्लिक लैंड को जो है मालिकाना हक देने की जो बात की जा रही है, स्टेट लैंड जिसमें आ जाती हैं, एग्रीकल्चर लैंड आ जाती हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि 370 को लेकर, स्पेशल स्टेटस को लेकर एक बार फिर जो है वो मुद्दा कहीं ना कहीं असेंबली में उठेगा। पिछली बार देखा हमने काफ़ी मुद्दा उठा था और बड़ा झड़प का माहौल देखा, तो और जनता की बात कुछ हो नहीं पाई। तो देखिए इस बार कुछ ऐसा तो नहीं होगा। मुझे यही लगता है कि ये सारे जो प्रयास हैं वो एक ही बात की ओर दर्शाते हैं कि जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। आपको लग रहा है ये तैयारी की जा रही है एमएलएस की तरफ से? देखिए आपके सामने ही है और जिस तरीके से आपने कुछ प्राइवेट मेंबर बिल्स की बात की, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना हर एक एमएलए का अधिकार है, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ये हो कि जनता के जो असल मुद्दे हैं, जिन मुद्दों से जनता त्रस्त है, जिसका रेजोल्यूशन जनता काफ़ी समय से चाह रही है, उस पर डिबेट ना हो और नए मुद्दे इंट्रोड्यूस कर दिए जाएँ, तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखने का होगा कि किस तरीके से सरकार इन इश्यूज़ को हैंडल करती है, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जहाँ तक पीडीपी के शराबबंदी की आपने बात की, तो मुझे लगता है बीजेपी का क्या कि स्टैंड है उस पे? पत्रकार मीडिया बंधुओं को सबसे पहले पीडीपी के प्रवक्ताओं और नेताओं से ये पूछना चाहिए कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब के बहुत करीबी मित्र दुलत साहब रहे, जिन्होंने कश्मीर में इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत काम किया, रॉ के सारे वो चीफ वगैरह रहे। उन्होंने तो कहा कि मुफ्ती साहब को ब्लैक लेबल बिस्की मेरी बड़ी पसंद लगती थी। तो देखिए, दिखाने के दांत और खाने की ओर, मुझे लगता है कि पहले उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी पे भी आपको सवाल पूछने अंकुर चाहिए। जी, सवाल ये भी तो बनता है, फारूक अब्दुल्ला जो रहे, एक्साइज की पॉलिसी जो है लाने वाली, शराब नीति लाने वाले जम्मू कश्मीर में, वो फारूक अब्दुल्ला ही रहे और उन्हीं के एमएलए जो हैं ये कह रहे हैं कि, और पर्टिकुलर उनका एक ये चीज़ रहा कि कश्मीर में और जो कश्मीरी मुस्लिम जो एरियाज़ हैं उन पर शराबबंदी बंद हो। मतलब वो डोमिनेंट या डिस्क्रिमिनेशन उन जम्मू वालों ने, उन्होंने उस बिल में भी की कि जम्मू वाले जितनी शराब पीती हैं पीते रहें, हिंदू जितने मर्जी शराब पिए, मुस्लिम शराब ना पिए, कश्मीर के अंदर शराब तो ना मैंने यही कहा कि दिखाने के दांत और हैं और खाने के और हैं। पिछले 70 वर्षों में आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कितने समय तक, लंबे समय तक सरकार में रहे, तो उस समय उनकी क्या नीतियाँ नहीं। अब मैंने यही कहा कि ये केवल ध्यान भटकाने की राजनीति है और ध्यान भटकाने की राजनीति मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब आप ध्यान भटकाते हैं असल मुद्दों से तो जनता के हितों का हनन होता है। और मुझे लगता है कि जनता इस समय बहुत सारे इश्यूज़ पर रेजोल्यूशन चाहती है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पे चाहती है कि सरकार डिलीवर करे। अगर बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं हो पाए इस तरीके की चीखा चिल्लाहट के कारण, या ऐसे विषय उठा देना जैसे 370-35 से जो डन एंड डस्टेड चीज़ें हैं, और पाकिस्तान का भी एजेंडा है कि 370-35 से रिस्टोर हो, एनसीपीडीपी, कांग्रेस, वो भी इसी एजेंडा को आगे लेके चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो मुझे लगता है कि इन विषयों से अब हट के एक हेल्दी राजनीति की तरफ इन पार्टीज़ को बढ़ना चाहिए। बट चूंकि ये इनसिंसियर हैं अपनी अप्रोच में, ये भारत के संविधान में विश्वास ना रखने वाली पार्टीज़ हैं, केवल संविधान को इस्तेमाल करके पावर स्ट्रक्चर्स में घुस के पाकिस्तान या अपने जो कम्युनल एजेंडाज हैं उनको चलाने की मंशा से काम करती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको और सामने एनसी की कुछ नज़दीकियों की बात भी जो वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा उछली जा मुझे रही लगता है वो केवल रूमर्स हैं और सोशल मीडिया की बात सोशल मीडिया तक ही है। आपको लगता है असलियत कुछ नहीं है जब इसमें कुछ असलियत नहीं है, जब तक आधिकारिक तौर पे कोई फैसला नहीं होता।
रूमर्स हर जगह से उठती हैं, लेकिन उन यू कांट रीड आपको ये लगता नहीं केंद्र सरकार को स्टेटहुड अब दे देनी चाहिए? इतने हालात तो सीमित हो गए हुए हैं, अगर स्टेटहुड दे दें तो उमर अब्दुल्ला ने जो वादे किए हैं, जो आप भी कहते हो कि बिजली जो है वो देनी चाहिए, सिलेंडरों के जो वादे किए हैं वो कैसे देंगे अगर आप स्टेटहुड ही नहीं मिलेगी बीजेपी को? देखिए सुनिए भाई, उमर अब्दुल्ला सरकार ने जितने भी वादे किए हैं उन वादों की पूर्ति के लिए उनका सिंसियर एटीट्यूड रिक्वायर्ड है। इसमें जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट कर रहे हैं, एक बहाना बना के दूसरा बहाना बना के, इसलिए नहीं हो सकता उस वो तो एक ही बहाना कह रहे हैं, वो कह रहे हैं स्टेटहुड दे दें हम सब कुछ कर लेंगे। देखिए ये तो फिर बहाना है ना। तो वो तो वादा भी तो केंद्र सरकार ने किया हुआ। देखिए वो एक डिफरेंट चीज़ है। जो उन्होंने वादे किए थे उनका निर्वहन करने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए उनको स्टेटहुड की आवश्यकता नहीं है। आप मानते हैं बिना स्टेटहुड के भी कर सकते हैं, ये बहानेबाजी कर रही है? एब्सोल्युटली। देखिए पौंडीचेरी आपके सामने स्टेट है, जिस तर्ज पे जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तमाम चीज़ें दी गई हैं। जो बिजनेस रूल्स हैं वो इन्हीं के स्पीकर की अध्यक्षता में भी फाइनलाइज हो रहे हैं, जिस तरीके से काम वगैरह होगा। और भी तो केंद्र शासित प्रदेश हैं पूरे भारत संघ में, क्या वहाँ पे कार्य नहीं हो रहे, वहाँ पे काम नहीं हो रहे? तो इसीलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट करना उनके इनसिंसियर और अनअकाउंटेबल एटीट्यूड को दिखाता है। बस घूमना फिरना, कहना और बयानबाजी करना। जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, प्रधानमंत्री जी ने, गृहमंत्री जी ने कहा है कि स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, नॉर्मलसी हैज़ टू बी रिस्टोर्ड। कब नॉर्मल? क्या ये जो हालात जो चल रहे हैं अभी, जो हालात जो केंद्र सरकार, जो बीजेपी ये गिनाती है कि हम 10 साल हो गए, हमने बड़ी डेवलपमेंट की, हमने पत्थरबाजी बंद की, आतंकवाद बंद किया, हमने डेवलपमेंट स्ट्रक्चर जो है जम्मू से लेकर कश्मीर तक, अब तो कश्मीर में ट्रेन भी चलेगी। देखिए इससे ज़्यादा हालात, इससे ज़्यादा अच्छे हालात क्या हो सकते हैं? नॉर्मलसी की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भारतीय जनता पार्टी ने लेआउट की है। फाउंडेशन के बाद उस चीज़ को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक भी लेना। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है। एक साइड से इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, दूसरी साइड से कम्युनिस्ट स्टेट ऑफ चाइना है, और दोनों ही किसी ना किसी तरीके से, खासकर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो हॉस्टिलिटी यहाँ पे रखती हैं। आप जानते हैं कि जो अलगाववाद की यहाँ पे पूरी मूवमेंट है वो पाकिस्तान द्वारा लगता है कश्मीर में ये बचा हुआ है? आपको कश्मीर में अलगाववाद बचा हुआ है, इस्लामिक सोच वो बची हुई है जिसको आप रेडिकलाइजेशन का नाम देते हैं। क्या आपको लगता है आज भी तिरंगा जो लाल चौक पे लहराता है, जो मुस्लिम्स की एक बड़ी, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है, कई सालों बाद बारामूला में पटाखे जो हैं वो रात को चले हैं, आपको लगता है आज भी कश्मीर के लोग, कश्मीर के युवा आज भी उसी सोच के साथ लगे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे? देखिए ये सवाल गलत है। असल और सही सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अभी भी वो प्रयास कर रहा है जिन प्रयासों को मोदी सरकार ने विफल कर दिया? क्या पाकिस्तान पुनः जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की मूवमेंट को बढ़ाने का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये असली सवाल है। वो तो करता ही रहेगा। अगर वो करता रहेगा तो आपको काउंटर मेजर्स जम्मू कश्मीर में चाहिए। और जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा। जब तक जड़ खत्म नहीं होती आतंकवाद की, तब तक पूरे तरीके से 100% नॉर्मलसी कहना मुझे लगता है कि एक डिबेटेबल। कितना समय लग सकता है? देखिए जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने यहाँ पे पत्थरबाजी बंद की, सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम को पूरे तरीके से तबाह किया, और जिस तरीके से आप गिना रहे हैं कि वहाँ पे तो कोई इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होती, मुझे लगता है कि बहुत कम समय मैं थोड़े गिना रहा हूँ, ये तो केंद्र सरकार भी गिनाती है, बीजेपी भी गिनाती है, और ये तो फैक्ट है, एलजी सरकार भी गिनाती है। ये फैक्ट है। क्या ये फैक्ट्स हैं? आप मुझे नहीं बता पाएंगे अपनी मेमोरी में कि लास्ट पत्थरबाजी कश्मीर में कैलेंडर के हिसाब से कब हुई? नहीं हुई। और जितने भी, इसीलिए तो हम कहते हैं हालात सही हो चुके हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि हालात सही हो चुके हैं, लेकिन हम इस चीज़ को ओवर लुक नहीं कर सकते कि पाकिस्तान और तमाम जो हॉस्टाइल नेशंस हैं जो जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने अपने प्रयास बंद कर दिए। आखिरी सवाल में दो आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो सबसे ये इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर हमें और 10 साल वेट करना पड़ेगा, तो आपने कहा 10 साल में ये सब चीज़ें कर दी, हम मान लेते हैं 10 साल और आगे लेने, लेकिन जो यूटी के कानून जो हैं, जो दिल्ली केंद्र सरकार बाकी यूटीज़ में जो देती है, वो जम्मू कश्मीर में नहीं मिल पाते। वो कौन सा कानून नहीं मिल पाता? आप डेली वेजर की, मिनिमम वेजेस के एक्ट की अगर लेके चल रहे हैं, डेली वेजर 600 रुपए लेते हैं दिल्ली, जम्मू से बाहर, लेकिन जम्मू में 300 लेते हैं। तो यूटी सरकार को बिल पेश करके उसको 300 से 600 करना है ना, वो किस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी? लेकिन जो अमित शाह जी ने कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका हुआ है। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है, और यहाँ की सरकार अगर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं होने दे रही है जम्मू कश्मीर में, तो पीपल हैव एवरी राइट टू रेज क्वेश्चन। और वो तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी तब। देखिए मेरी बात सुनिए, जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर एक फंक्शनल लेजिस्लेचर है। आपको कोई भी बदलाव अगर बाहर के कानूनों के हिसाब से करने हैं तो आपको इस लेजिस्लेचर में करने हैं। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कि उस यूटी में ये है, उस यूटी में ये है, तो आपको उस तरीके की स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पे करनी है।
लेजिस्लेचर खुला है, मुझे लगता है कि दिस इज एन आंसर विच द नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ओज टू द पीपल ऑफ द यूटी ऑफ जे-एंड-के। आखिरी सवाल, अनुराग ठाकुर ने क्या हिदायत दी हैं? आप लोग बजट में कौन कौन से बिल जो है प्राइवेट बिल लाने वाले हैं? कुछ उन्होंने मंत्र ऐसा दिया है जो आप बीजेपी एमएलए जो है वो देखिए, मुझे लगता है कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी, जिनकी अध्यक्षता में पूरी लेजिस्लेचर पार्टी काम करती है, इस बात का जवाब वो दे सकते हैं। बट जहाँ तक प्राइवेट मेंबर बिल की बात है, मुझे लगता है कि इस विषय पे भी वही प्रकाश डाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि इट इज़ द गवर्नमेंट्स प्रेरोगेटिव। भारतीय जनता पार्टी एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का काम कर रही है और जम्मू के हितों के साथ और या किसी भी व्यक्ति के हितों को हनन करने वाले कोई भी प्रोविजंस अगर बजट में होंगे, इक्विटेबल नहीं होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी, जम्मू से फिर डिस्क्रिमिनेशन की बात होगी, तो उस पर पुरजोर तरीके से बीजेपी पार्टी आवाज़ उठाएगी। 100%। चले, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अंकुर शर्मा थे स्पोक्स पर्सन हमारे साथ। और 3 तारीख को जो बजट सेशन हो रहा है, अनुराग ठाकुर की मीटिंग थी, मंत्र जो है वो बीजेपी एमएलए को मिल चुका हुआ है। जम्मू के डिस्क्रिमिनेशन की अगर कहीं बातचीत की गई, जम्मू के हकों के साथ अगर हनन किया गया, तो जम्मू के अंदर इस बजट सेशन में क्या कोई हल्ला गुल्ला देखने को मिलेगा, या इस हल्ले गुल्ले की आड़ में जम्मू की जनता के वो हक ना रह जाएं, या बीजेपी बड़ी सूझबूझ से इस बार असेंबली में जो है वो जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने का कोई भी ऐसा मौका नहीं रखने वाली है जहां पर जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। दीजिए इजाज़त मेरे को। मैं हरमीत सिंह, जे-एंड-के न्यूज़ बस से। जय हिंद।